दरअसल पेपर लीक मामले पर विधानसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने पेपर लीक पर एक बार फिर सवाल उठाए, सरकार से एसआईटी जांच का ब्यौरा मांगा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। पेपर लीक मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा की कार्रवाई में एक बार फिर पेपर लीक मामले को उठाते हुए हनुमान बेनीवाल ने कई सवाल पूछे। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, इसका ब्यौरा सरकार दे। सदन में इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से पेपर लीक मामले पर गठित एसआईटी की जांच का ब्यौरा मांगा और सीबीआई से जांच की मांग की। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। राम राज्य की भाव क्यों बुला रखते हैं, कि विचार क्यों बुरे लगते हैं। राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। राम के नाम पर सदन में संग्राम, विपक्ष के शोर पर अनीता भदेल का जवाब। विधानसभा में अनीता भदेल के बोलने के बाद विपक्ष को मानो मिर्ची लग गई। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत तो राज्यपाल के अभिभाषण पर स्वागत प्रस्ताव से की थी, लेकिन विपक्ष प्रस्तावक के तौर पर उनके नाम का ऐलान होते ही अपना आपा खोने लगा। सबसे पहले प्रस्ताव रखने के लिए श्रीमती अनीता भदेल। बोलना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में ये लिखा गया है कि प्रस्ताव का अनुमोदन 2 व्यक्ति करेंगे। वो मुझे ध्यान आ गया, मैं अरे मुझे ध्यान है, ये कभी नहीं हुआ। माननीय सदस्य, अनुमोदन केवल एक ही व्यक्ति करेंगे, मैंने व्यवस्था दे दी है। पर ये गलती हुई कहां से? 2 लिख के आए, अरे छप के आए। मैं कर रहा हूं ना, आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपका विपक्ष का नेता खड़ा है श्रीमान, और मैं आज माननीय सदस्य, आप पुराने मेरे से भी, अब मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, यदि बिना अनुमति के आप खड़े हुए तो मुझे कुछ न कुछ आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद अनीता भदेल ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। आपने अपना जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के कितने वादे आपने पूरे किए हैं, शायद उसको उठा करके देख लेते तो आप ये समझ पाते कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया और कितना जनता को बेवकूफ बनाया। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप जब यहाँ बैठते थे तो आपकी भाषा क्या होती थी, आप वहाँ चले गए तो अब आपकी भाषा क्या हो गई। ये भाषा का जो अंतर है ना, ये जो भाषा का अंतर है, वही आपको लेकर के डूबने वाला है। सदन में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने जैसे ही राम मंदिर के लिए मुबारकबाद दी, एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सदन को, संपूर्ण राजस्थान को, पूरे देश भर को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि कल 500 वर्षों की उस लड़ाई के बाद में वो शुभ दिन आया है, वो महत्वपूर्ण दिन आया है, जिसमें सियावर रामचंद्र की। विपक्ष के इस रवैये पर उन्होंने एक बार फिर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी देखिए। हमारी नींव कहाँ है ये तो देख लो, या उसको सुधार लो। अब तो समय आ गया, अब तो जागरण का अवसर आ गया, उसको ठीक कर लो, नहीं तो आप जनता से मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे इस भारत देश से। हाँ। हालांकि बीच बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अनीता भदेल के आरोपों पर आपत्ति जताते नजर आए। अब बैठिए, आप बैठिए, 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 आप बैठिए ना। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिए। आप इस प्रकार से सदन आप कैसे चलाना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य जिस प्रकार की भाषा और लैंग्वेज यहाँ इस सदन के अंदर, आप यही पढ़ लीजिए, आपके पीछे क्या लिखा हुआ है यही पढ़ लीजिए। किस विषय पे बात कर रहे हैं, अभिभाषण। आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है जो मर्जी बोलेंगे। राम के नाम पर सदन में हल्ला मच रहा था। इस बीच कन्हैया लाल का भी जिक्र हुआ, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं और बढ़ गई। मुद्दा है, मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक हिंदू की हत्या होती है तो 5 लाख मुआवजा, और ये इधर जो बोल रहे हैं ना नेताजी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। मुआवजा, ये अंतर है आपकी नीति में।
ये आपकी व्यवस्था में अंतर है, और ये आपने अंतर किया इसलिए वहां सामने बैठे आप इसलिए वहां सामने बैठे आप, क्योंकि कन्हैयालाल हिंदू था और जयपुर में बनने वाला मुसलमान था। आरोप प्रत्यारोप के बीच अनीता भदेल ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आपका विचार है भारत को तोड़ो, टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पर, इसलिए आपने राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। आपने किया टुकड़े टुकड़े भारत को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपने किया। हाँ, तकलीफ है आपको। महोदय, आपका जब नंबर आया तब आप बात करना ना। उनके आरोपों पर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष आपत्ति जताने के लिए सदन में खड़े हुए। राम का नाम लेते ही कुछ सदस्य नीचे सीट से खड़े हो जाते हैं, राम का नाम लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपनी बात आप कहिए, कोई मना नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की करते हैं। दरअसल पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेते हुए नजर आए। 25 जनवरी को जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी जयपुर आ रहे हैं। जयपुर में दोनों नेताओं का ग्रैंड रोड शो होगा। आमेर महल का सीएम भजनलाल ने इस दौरान निरीक्षण भी किया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। दरअसल पीएम मोदी 25 जनवरी को जयपुर सिटी, पिंक सिटी आ रहे हैं और उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो कि 26 जनवरी पर हमारे गेस्ट हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। पिंक सिटी का नजारा दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां के हेरिटेज, वहां के कल्चर से रूबरू कराएंगे। लिहाजा किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, इसको परखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैदान में है। जहां जहां से रोड शो को गुजरना है, उन सड़कों का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री ने अपने आला अफसरों के साथ किया। उसके बाद आमेर महल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमेर महल का भी निरीक्षण कई घंटों तक किया है। कोई भी चूक ना रह जाए, कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद पूरी तैयारियों की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। अफसरों की फौज आप देख सकते हैं, लगातार निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शहर का दौरा करते हुए नजर आए हैं। ये सारी तैयारियां जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई हैं। तो जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों 25 जनवरी को। आपको बता दें कि दोनों नेता जयपुर आ रहे हैं, पिंक सिटी आ रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधा जल महल जाएंगे। ये दोनों नेता आमेर किले का भ्रमण करेंगे। नाहरगढ़ किले पर भी पीएम मोदी और मैक्रों जा सकते हैं। शीला माता मंदिर का दर्शन करेंगे और गोविंद देव जी मंदिर में भी दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही सिटी पैलेस में दोनों का स्वागत होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम जो न्यूज़ 18 राजस्थान आपको बता रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रशांत बैरवा की। दरअसल टोंक के निवाई से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान जिन डंपरों को जब्त किया है, उनके मां के नाम पर रजिस्टर बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मामले में दर्ज 6 एफआईआर में से 4 में पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा को नामजद किया गया है। अवैध खनन पर प्रशासन का चाबुक, बढ़ सकती है पूर्व विधायक की परेशानी। खनिज विभाग की एफआईआर में प्रशांत बैरवा नामजद। बरौनी थाने में खड़े ये वही डंपर हैं जिन्हें पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। आरोप है कि डंपरों को अवैध कार्टेज पत्थर से ओवरलोड कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। लेकिन इस मामले में जो नाम सामने आ रहा है वो है कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा का। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माइनिंग विभाग ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामले में जो 6 एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें से 4 में प्रशांत बैरवा को नामजद किया है। 6 अवैध गाड़ियां, डंपर वहाँ खड़े मिले, जिनको चेक करवाया तो उनमें क्वार्ट्स खनिज भरा हुआ था। और मौके पे हमने माइनिंग विभाग को बुलाया। वहाँ पे माइनिंग विभाग के एमई साहब वहाँ मौके पे आए
उनको चेक करवाया गया, उनका रवाना वगैरह सारी चीज़ें उनकी चेक की तो मौके पे अवैध पाई गई। अभी सामने आया है प्रसिद्धि मिनरल्स के नाम से रजिस्टर्ड हैं कुछ वाहन, तो उनको चेक करवाएंगे। अनुसंधान का विषय है, ये अनुसंधान में जो भी सामने आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की माने तो उन्हें लंबे वक्त से बहड़ गांव में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसमें चारागाह की जमीन पर अवैध खनन की बात भी सामने आ रही थी। जानकारी की माने तो बहड़ गांव में ही प्रसिद्धि मिनरल्स के नाम से प्रशांत बैरवा की कार्टिज पत्थर की खान है। आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सूचना आई थी कि गाड़ियों में ओवरलोड माल भर के जा रहा है, रॉयल्टी का एविजन का मामला है। इनको तुलवा रहे हैं हम लोग अभी, ना तुलवाने के बाद में क्लियर हो पाएगा कि कितने रॉयल्टी का एविजन का मामला है। जांच करेंगे इसमें। कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है? ये टोटल 7 व्हीकल है अभी तो, है ना। बाकी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पता पड़ जाएगा। कहाँ से किया जा रहा है बताया जा रहा है? प्रशांत बैरवा कहाँ से किया गया कार्रवाई? नहीं, उनकी माताजी के नाम से है और जैसे भी जांच होगी बता देंगे। प्रशांत बैरवा से इस बाबत जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को टोंक से बाहर बताया। हालांकि उन्होंने खनिज विभाग की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित भी बताया। निवाई से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रशांत बैरवा की मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलिस और खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 6 अवैध पत्थरों से भरे वाहन जब्त किए। खनिज विभाग की ओर से दी गई 6 एफआईआर में से 4 एफआईआर में प्रशांत बैरवा को नामजद किया गया है। बरौनी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टॉक। और अब बात करेंगे कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर असम में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई शहरों में मौन सत्याग्रह किया। आपको राजधानी जयपुर समेत कई शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दौसा, यानी कुल मिलाकर मौन सत्याग्रह 3 घंटे तक चलता रहा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। और ये पूरा जो विरोध था राहुल गांधी की न्याय यात्रा रोकने को लेकर था। जयपुर के गांधी सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राजस्थान समेत पूरे देश भर में मौन सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया। मौन सत्याग्रह करीब 3 घंटे तक चला। कांग्रेस नेताओं ने असम सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा किए गए हमले के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में उदयपुर में कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरिजा व्यास ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, जिसका लोगों को पूरी तरह से उनको समर्थन भी मिल रहा है। और इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार उन पर हमले करवा रही है, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं हम उदयपुर में जो गुलाबाग स्थित गांधी जी की मूर्ति है, अहिंसा के पुजारी के, यहाँ सब कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज यहाँ पर मौन सत्याग्रह रखा गया है। सत्याग्रह का मेन कारण यह है कि जिस तरह से आसाम में राहुल जी हैं वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और सभी लीडर जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के ऊपर जो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और उनके गुंडों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके गुंडों द्वारा जो हमला किया गया वो बहुत ही कार्यतापूर्ण है। इसकी हम सभी साइड जिला कांग्रेस कमेटी, उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। राहुल जी दोबारा निकले हैं और लोगों के दिलों को छूते हुए, और सबसे बात कि न्याय की हम लोग पुकार कर रहे हैं। उस हालात में इससे बड़ा अन्याय क्या हो। और बड़ी खबर, बैंक डकैती के लिए सुरंग खोदने के मामले में अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। यूपी के बरेली की गैंग आई थी ये वारदात को अंजाम देने के लिए। करीब 5 लोग मिलकर सुरंग खोदने का काम कर रहे थे। इस खबर पर अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, लेकिन पेपर लीक सरगनाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी खबर ये है, चल अचल संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में ईडी नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पेपर लीक से जुड़ी हुई है। चल अचल संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में ईडी है, चूंकि उसे मंजूरी मिल चुकी है। बाबूलाल कटारा की संपत्ति कुर्क हो सकती है, सुरेश ढाका की संपत्ति कुर्क हो सकती है। ईडी को केंद्र से इस मामले में मंजूरी मिल गई है।
जयपुर से बड़ी खबर, पेपर लीक सरगनाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए चूंकि अचल और चल संपत्ति जिसका ब्यौरा ईडी के पास है, अब इन सरगनाओं की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। तो विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से पेपर लीक मामले पर गठित एसआईटी की जांच का ब्यौरा मांगा, सीबीआई से जांच की मांग की, जिसके बाद सदन में नारेबाजी होने लगी। एक तरफ देखिए ईडी को केंद्र से मंजूरी मिली अचल संपत्ति पर विधानसभा में भारी हंगामा। हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक पर उठाए सवाल, सरकार से मांगा एसआईटी जांच का ब्यौरा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, पेपर लीक पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल जवाब शुरू कर दिए। सवालों की शुरुआत पेपर लीक मामले की जांच से हुई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने पहला सवाल पूछा, जिसमें सरकार से एसआईटी जांच का ब्यौरा मांगा। मेरी मांग ये है कि एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक एक करके दो सवाल पूछ लो, एक साथ पूछो, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, एक एक करके आधा मिनट का। पहला दो प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक? विपक्ष सरकार से जहां पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच का ब्यौरा मांग रहा था, वहीं सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी की। ऐसे में विरोधियों के हमलों का जवाब देने के लिए सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब दिया। ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। ये तो लंबा चौड़ा अध्यक्ष महोदय। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी खड़े हुए। उन्होंने सरकार के जवाब पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताएं, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक मानिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पेपर लीक मामले की जांच के मसले पर जमकर हंगामा हो रहा था। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदस्यों को फटकार लगाई। नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है? नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है जिसके ऊपर आरोप? माननीय मंत्री महोदय, मंत्री हैं, बैठिए। मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए। आप बैठिए। ये क्या तमाशा है? मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय,
बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। करीब 1 महीने पहले सरकार ने पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन किया था। सरकार की माने तो 615 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसका नतीजा हंगामे के तौर पर सदन में नजर आ रहा है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पेपर लीक को लेकर आने वाले दिनों में भी हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आरपीएससी से जुड़ी इस वक्त की बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को दे दें कि 20 जुलाई को अब आरएएस 2023 मेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 अब 20 जुलाई यानी कि शनिवार और 21 जुलाई यानी कि रविवार को आयोजित होगी। विरोध प्रदर्शन के बाद परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। आरपीएससी की बैठक में ये फैसला लिया गया। पहले परीक्षा 27 जनवरी और 28 जनवरी को आयोजित होनी थी। हालांकि विरोध को देखते हुए खुद मंत्री जी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले, आश्वासन दिया और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। 20 जुलाई को आरएएस 2023 मेंस परीक्षा आयोजित होने वाली है। पहले ये जनवरी में होने वाली थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया है। फैसला पहले ही सरकार ने ले लिया था कि तिथि को आगे बढ़ाएंगे छात्रों के विरोध को देखते हुए, और अब तिथि आ गई है। डेट क्या है नोट कर लीजिए, 20 जुलाई को अब आरएएस 2023 की मेन परीक्षा होगी। छात्रों को दरअसल कहना था कि उन्हें 3 से 4 महीने वक्त चाहिए और इस बात को सरकार ने समझा। आरपीएससी से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर दे दें तमाम छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 20 जुलाई को अब आरएएस 2023 की मेंस परीक्षा होगी। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 अब 20 जुलाई को होगी और 21 जुलाई को होगी। अपने दर्शकों को बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला लिया है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सरकार ने पहले कह दिया था कि तिथि बढ़ाई जाएगी और अब तिथि सामने आई है 20 और 21 जुलाई को आरएएस 2023 मेंस परीक्षा। छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से विद्यार्थी इसे लेकर परेशान थे और प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने इस तिथि को बदलने का निर्णय ले लिया था। अब जो है तारीख सबके सामने आ गई है। जुलाई की बात जो कही जा रही थी जून जुलाई में, तो जुलाई में इस परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है और 20 और 21 जुलाई को जो है यह परीक्षा आयोजित होगी। ऐसे में तमाम विद्यार्थी जो है अब इस परीक्षा को लेकर तैयारियों में जुट जाएंगे। चूंकि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारियां पूरी नहीं हुई थी, आचार संहिता बीच में आ गई थी और लंबे समय से विषय भी चल रहा था कि जल्द से जल्द इस परीक्षा की तारीख को बदला जाए। तो सरकार ने तमाम विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए अब परीक्षा में तिथि में बदलाव कर दिया और अब जो तिथि में बदलाव होने के बाद अब सभी विद्यार्थियों को राहत की सांस मिली है। तो ऐसे में अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में इन जो 2 तिथि है 20 और 21 जुलाई इनको घोषित कर दिया गया है। जी, और ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान ने दी। अशोक, अगर आपकी छात्रों से बात हुई हो, अब क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं छात्र? जी बिल्कुल, छात्र संतुष्ट जब भी हो गए थे जब सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि परीक्षा की तिथि में बदलाव जो है जल्द ही किया जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा जो है कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी सभी को आश्वस्त किया था और यह भी कहा था कि जून या जुलाई के आसपास जो है इस परीक्षा की तिथि को यहाँ पर घोषित किया जा सकता है। तो अब सरकार ने अपने फैसले को बदलते हुए इसको जल्द से जल्द जो तिथि को अब जुलाई में निर्धारित कर दिया और अब जो है तमाम विद्यार्थी काफी खुश है और अब परीक्षा को लेकर वो अब तैयारियों में अपनी जुटेंगे और संभवतः जल्द से जल्द जो है परीक्षा को लेकर लोक सेवा आयोग भी अब इस तैयारी में जुट जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाटी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो आदेश पारित किया गया है तिथि में बदलाव का, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आरपीएससी की तरफ से ये लेटर, तिथि में बदलाव और अब 20 और 21 जुलाई को आरएएस की मेन परीक्षा होने जा रही है। हमारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिना के कनिष्ठ अभियंता ट्रैप हुए हैं। आशुतोष सुधार 1,30,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किए गए हैं। आवास और अन्य ठिकानों की तलाश चल रही है। लेबोरेटरी निर्माण कार्य के बिल पास कराने के नाम पर यह घूस मांगी गई थी और आखिरकार एसीबी ने इस दौरान
बड़ी कार्रवाई कर ली। 1,30,000 ये बड़ी रिश्वत की रकम जिसके साथ ट्रैप किया गया है अधिकारी को। बिल पास कराने के नाम पर दरअसल ये घूस मांगी गई थी और एसीबी ने इसी घूस के साथ आशुतोष सुथार को ट्रैप किया। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, बड़ी कार्रवाई हुई है। अपने दर्शकों को बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान का कनिष्ठ अभियंता ट्रैप किया गया है। 1,30,000 की रिश्वत के साथ आशुतोष सुथार को ट्रैप किया गया है। आवास और अन्य ठिकानों पर अभी भी तलाश चल रही है, तमाम फाइलें खंगाली जा रही हैं। दरअसल बिल पास कराने के नाम पर घूस मांगी गई थी और यही रिश्वत की रकम आशुतोष सुथार के साथ ट्रैप किया गया है। रिश्वत की रकम भी जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है, जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन, और यह एक्शन बता रहा है कि जो भी रिश्वतखोरी अधिकारी करेगा उसकी खैर नहीं। चंचल हमारे संवाददाता चित्तौड़गढ़ से इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। चंचल, अभी तक क्या कुछ जब्त हुआ है? चूंकि ऑफिस और ठिकानों पर भी रेड पड़ रही है, क्या खुलासे अब तक? एक बड़ा एक्शन एसीबी का कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये जो एसीबी का बड़ा एक्शन है, चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम की यह कार्रवाई है और प्रतापगढ़ हरनौत में यह कार्रवाई की गई है। लगभग 82 लाख रुपए के लेबोरेटरी निर्माण जो हुआ था हरनौत विद्यालय के अंदर, उसके जो बिल थे 82 लाख रुपए के, उनको पास करने के एवज में कनिष्ठ अभियंता ने ये रिश्वत की राशि की मांग की थी, जिसको सत्यापन करवाने के बाद में आज एसीबी की टीम ने अभी कार्रवाई की और एसीबी की टीम अभी और अब प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर जो एसीबी का कार्यालय है वहां पर आरोपी को लेकर के पहुंच रही है, क्योंकि वहां से टीम रवाना हो चुकी है और आरोपी को लेकर के और जो आवास और जो अन्य ठिकाने हैं वहां पर भी अभी एसीबी की टीम जो है वो लगातार दबिश दे रही है और तलाशी ले रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंचल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, दरअसल जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। विधानसभा में सरकार के साथ प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई है। मंत्री अविनाश गहलोत, कन्हैया लाल चौधरी बैठक में शामिल हुए, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी बैठक में शामिल। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विधानसभा पहुंचा है और ये वार्ता हो रही है। सरकार कुल मिलाकर इस मामले में गंभीर नजर आ रही है, चूंकि 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम जाटों ने दिया हुआ था। भरतपुर में महापड़ाव चल रहा है पिछले कई दिनों से और ट्रैक को जाम करने की भी यहां पर चेतावनी दी गई थी और अब इस मामले में सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। आपको बैठक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो डेलीगेशन पहुंचा है जाटों का, वो मुलाकात कर रहा है विधानसभा में सरकार के साथ। और जयपुर में बैंक डकैती के लिए सुरंग खोदने के मामले में ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली की गैंग आई थी वारदात को अंजाम देने के लिए। करीब 5 लोग मिलकर सुरंग खोदने का काम कर रहे थे। 6 महीने में 350 फुट से ज्यादा सुरंग को खोद भी डाला गया था। किराए पर दुकान लेकर बेसमेंट से बैंक तक ये सुरंग खोदी गई। दुकान किराए पर लेकर उसके बेसमेंट से बैंक तक ये खोदी गई थी सुरंग। आज एक वाहन दरअसल धंसा सुरंग के ऊपरी हिस्से पर, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। फेल हुई डकैती की प्लानिंग, वारदात से पहले ही बेपर्दा हुआ प्लान। सुरंग की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डकैती के लिए बदमाशों ने जो प्लानिंग तैयार की थी वो कितनी फुल प्रूफ थी। लेकिन अगर सब्जी मंडी में आकर गाड़ी का पहिया नहीं फंसता तो उसका खुलासा नहीं हो पाता। ये वो सुरंग है जो खोदी गई थी और ये सुरंग ठीक बैंक के स्ट्रांग रूम के ठीक नीचे की तरफ ये सुरंग इस वक्त जो है वो आ रही है। करीब 80 से 100 फुट से ज्यादा लंबी ये सुरंग बताई जा रही है। अंडरग्राउंड जो लाइन होती है ठीक उसके सहारे इस पूरी सुरंग को खोदा गया है। सुरंग में कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मौके पर जो सुरंग है और एफएसएल की टीम के तमाम अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। एफएसएल के जो तमाम अधिकारी वो मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर मिला है क्या कुछ नहीं मिला है। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं
वहां से ये सुरंग शुरू हुई थी। और ठीक मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ठीक पीछे की तरफ ये बैंक की इमारत है, इसके आगे बैंक का स्ट्रांग रूम है और उसके ठीक नीचे ये सुरंग यहां तक आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि 80 से 100 फुट लंबी गहरी सुरंग जो है वो यहां पर खोदी गई और उस सुरंग के अंदर जो है खाने की जो प्लेट्स होती है, थाली, वो मिली है। इसके अलावा पहनने के कपड़ों के अलावा जो पावड़ा, गेती और जो तमाम अन्य उपकरण है वो यहाँ पर मिले हैं। डकैती के लिए तैयार की गई सुरंग तो आप देख ही चुके हैं। अब जरा इस दुकान को भी गौर से देखिए। ये वही दुकान है जिसे करीब 6 महीने पहले किराए पर लिया गया था, जहाँ दिन में खेती से जुड़ी सामग्री को बेचा जाता था। लेकिन आरोप के मुताबिक रात होते ही यहाँ सुरंग को खोदने का काम शुरू हो जाता था। बड़ा खुलासा राजधानी जयपुर की पुलिस ने किया है। ये तस्वीर है विद्याधर नगर के उस बैंक के ठीक पीछे की, जहां पर एक सुरंग बनाई गई। कई लंबी फीट ऊंची जो सुरंग है, गहरी सुरंग बना करके इस सुरंग को कई महीनों और कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। मगर पुलिस ने इन बदमाशों के लुटेरों के अरमानों पर पानी फेर दिया और डकैती से ठीक पहले पुलिस को इस सुरंग की सूचना मिली। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इसके ठीक मेरे दाहिनी ओर जो है सीधे के हाथ की तरफ जो है यहाँ पर एक बैंक मौजूद है, SBI बैंक, और इसके ठीक पास में कई अन्य बैंक और ATMs भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो दुकान दिखाते हैं जहां से ये सुरंग की शुरुआत हुई। पीछे सब्जी मंडी तक ये सुरंग इस दुकान के अंदर से ही जो है वो निकाली गई थी और इस दुकान को फिलहाल पुलिस ने सीज कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ से FSL की टीम ने जो सबूत हैं वो यहाँ से एकत्रित किए हैं। इस दुकान के अंदर बताया जाता है कि दिन में तो खाद बीज का काम चलता था और रात को जो है इस दुकान के जो अंदर जो व्यापारी होते थे, 3 से 4 ऐसे लोग होते थे जो यहाँ से इस जमीन के अंदर जो है वो सुरंग को लगातार खोद रहे थे। स्थानीय व्यापारी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या सूचना मिली थी और कल कैसे आप लोगों को आशंका हुई और आज कैसे पुलिस को सूचना दी? सुबह मॉर्निंग में जब मैं आया तो कोई व्यापारी, हमारे वहाँ कोई बंदा बैठता है, वहाँ काम करता है, उसने आके ये कहा कि भाई साहब मेरी आलू की गाड़ी आई है, उससे जमीन धंस गई है नीचे, उसका एक ट्रॉली मंगवा के और उसको पटाया जाए, पाट दिया जाए। तो मैं जाके देखा तो वहाँ एक जो गड्ढे में नजर की मैंने तो उसमें बल्ब लगा हुआ था और बलियां खड़ी थी और आगे मेरे को सुरंग नजर आई। हमने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस ने आके जो निरीक्षण किया उससे पता चला कि ये बहुत लंबी सुरंग है। पुलिस की माने तो दुकान के बेसमेंट से सुरंग को खोदने का काम किया गया, जिसका इरादा पास के बैंक और एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाना था। पुलिस को अब तक की जांच के दौरान सुरंग से जो सबूत मिले थे वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 350 फीट ये टनल खोदी जा चुकी है और बैंक से ये 40-50 फीट ही और इसकी दूरी बची थी और ये काम ये पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिस तरह से अभी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने मौके पर पहुंचकर करीब से उस सुरंग को देखा, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर डकैतों की प्लानिंग फेल नहीं होती तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। कि यहाँ पर 3 से 4 लोग जो थे वो इस दुकान के अंदर इस दुकान को किराए पर लेकर के और उसमें यहाँ खाद बीज की दुकान वो चला रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पड़ताल की गई और पड़ताल के बाद में सामने आया कि यहाँ पर एक बड़ी डकैती का जो है वो प्लान किया। पुलिस ने फिलहाल इस दुकान को सीज कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जयपुर के विद्याधर नगर में जिस तरीके से एक दुकान के बेसमेंट से सुरंग खोदी गई वो अपराधियों के बुलंद हौसले की तस्दीक करती है। लेकिन उससे पहले अचानक एक आलू की गाड़ी सब्जी मंडी में आती है, सड़क धंसती है और पूरे घटनाक्रम के बाद में, इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद में इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। जब पुलिस यहाँ आती है तो पुलिस भी हतप्रभ रह जाती है कि जयपुर जैसे शहर के अंदर फिल्मी स्टाइल में इस तरह की डकैती की वारदात जो है वो प्लान की जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश कर रही है और मौके से FSL की टीमें सबूतों को एकत्रित कर चुकी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18। हर किसी ने अपने अपने तरीके से यादगार बनाया, लेकिन प्रदेश के कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहाँ किलकारी गूंजी है और उनकी खुशियां दोगुनी हो गई हैं। परिवार में आए नन्हे सदस्यों का नाम भी उन्होंने प्रभु राम के नाम पर रखा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 500 साल बाद तंबू से निकलकर भगवान श्री राम अयोध्या में बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जहां पूरा देश राममय रहा, देश भर में दीपावली मनाई गई।
वहीं इस शुभ घड़ी का इंतजार बहुत सी महिलाओं को भी था। कई गर्भवती महिलाओं ने तो इस शुभ घड़ी के दिन डिलीवरी कराने का समय भी चिकित्सकों से ले रखा था। चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में जन्मे 2 दर्जन से अधिक नवजात शिशुओं की किलकारी गूंजी। जन्म लेने वाले नवजातों में 13 लड़के और 10 लड़कियां हैं और सभी ने अपने बच्चों का नाम प्रभु राम और सीता के नाम पर रखा। मुझे खुशी है कि आज हमारे भी लड़की हुई है और बढ़िया है कि हमारे भी लड़की का नाम राम कन्या रखा है। ऐतिहासिक दिन है आज और आज हमारे घर में राम जी पधारे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में घर पे भी इनका नाम ही राम ही रखेंगे। प्रतिष्ठा का अवसर था तो हम लोगों ने रामलला के उस प्रतिष्ठा वाले दिन पे हमने थोड़ा सा सहयोग करके स्टाफ ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम लोग भी पेशेंट की उतनी केयर करते हैं जितने उनके परिजन करते हैं। ऐसी ही दोगुनी खुशियों के पल जयपुर और कोटा में भी देखने को मिले। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन होने वाले इन बच्चों को माता पिता ने पीले वस्त्र पहनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर के साथ मारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।